इंसानी फितरत भी कितनी अजीब होती है ना। कभी कभी जो चेहरा हमें सबसे मासूम, सबसे शांत और सीधा साधा दिखाई देता है, उसी चेहरा के पीछे एक ऐसा खौफनाक शैतान छुपा होता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। आज की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। यह कहानी है हवस, अवैध संबंधों के जुनून, धोखे और एक ऐसी खौफनाक साजिश की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। जरा सोचिए, एक महिला अपने ही सगे भांजे के साथ जिस्मानी रिश्तों की हदें पार कर देती है, और जब उस गैर कानूनी रिश्ते के बीच उसका अपना ही परिवार रोड़ा बनने लगता है तो वह एक एक करके पूरे कुनबे को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डालती है। आखिर क्या हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे काकोरी के उस इब्राहिमगंज गांव में? कैसे एक सास की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, और कैसे एक आधी खाई हुई कड़वी रोटी ने इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। आइए इस सनसनी खेस और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की काकोरी थाना क्षेत्र की है। मोहन रोड के पास बसा एक छोटा, शांत और सीधा साधा गांव है इब्राहिमगंज। गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसी इब्राहिमगंज गांव में रहता था रावत परिवार। हाल ही में इस परिवार ने अपना एक नया पक्का मकान बनवाया था। घर में खुशहाली थी। परिवार के मुखिया थे 70 वर्षीय दिलगज रावत, जो अपनी पत्नी शांति देवी के साथ रहते थे। सबसे बड़ी बेटी सुनीता रावत, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह उन्नाव के ज्ञानपुर में अपने ससुराल में रहती थी। मझला बेटा मुन्नू लाल, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और पूरी तरह परिवार पर आश्रित था। और सबसे छोटा बेटा 28 साल का मनोज रावत। मनोज रावत की शादी करीब 4 साल पहले 26 वर्षीय शालिनी रावत से हुई थी। दोनों का एक प्यारा सा 3 साल का बेटा भी था। घर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्ग दिलगज रावत और उनके छोटे बेटे मनोज पर ही थी। पिता गांव में घूम घाम कर सब्जी बेचते थे तो मनोज खेतों में पसीना बहाता था। बाहर से देखने पर रावत परिवार बेहद खुशहाल और शांत दिखता था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शांति के पीछे तबाही का एक ऐसा बहुत बड़ा बवंडर आकर खड़ा होने वाला है। दोस्तों, तारीख थी 5 अप्रैल 2026, रविवार का दिन था। दिन भर के कामों के बाद रावत परिवार करीब 8 बजे सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अचानक रसोई में काम कर रही बहू शालिनी दौड़ती हुई अपने पति मनोज के पास पहुंची। उसने घबराते हुए कहा, सुनिए, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो पेट पकड़कर तड़प रही हैं। मनोज भागकर अपनी माँ शांति देवी के कमरे में पहुंचा। 70 साल की वृद्धा शांति देवी पेट थामे दर्द से कराह रही थी। उनके पेट में असहनीय जलन और दर्द हो रहा था। मनोज ने सोचा कि शायद गैस या एसिडिटी की आम शिकायत होगी। वह बिना देर किए तुरंत दौड़कर पास के मेडिकल स्टोर से दवा लाया। मां को दवा खिलाई, लेकिन राहत मिलने की बजाय शांति देवी की हालत और बिगड़ने लगी। मनोज दोबारा भागा और दूसरी दवाई लाया, पर शांति देवी की चीखें और तेज हो गई। अब परिवार को समझ आ गया था कि मामला हाथ से निकल रहा है, इन्हें अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुसीबत यह थी कि देर रात का समय था, गांव में कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी और दर्द के मारे शांति देवी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। घबराए हुए मनोज को अचानक अपनी बड़ी बहन सुनीता का ध्यान आया। सुनीता का ससुराल उन्नाव के सोहरा मऊ में था, जो वहां से करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर था। शालिनी ने तुरंत सलाह दी कि दीदी के पास तो अपनी कार है, उन्हें फोन करके गाड़ी मंगवा लीजिए। मनोज ने तुरंत बहन सुनीता को फोन लगाया। सुनीता ने बिना एक पल गंवाए अपने 22 साल के बेटे करण को कार लेकर इब्राहिमगंज भेजा। कार अपनी नानी शांति देवी और मामा मनोज को कार में बैठाकर उन्नाव के चुनावगंज स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। रात के करीब 10:30 बजे से 11 बजे शांति देवी को क्लिनिक में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाई और कुछ हैवी इंजेक्शन भी दिए। चमत्कार यह हुआ कि कुछ ही देर में शांति देवी को आराम मिलने लगा। पेट की जलन कम हो गई। उन्होंने खुद मनोज से कहा कि अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। परिवार ने राहत की सांस ली। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बाकी लोग घर लौट आए, जबकि मनोज और उसकी बहन सुनीता रात भर अस्पताल में ही रुके। लेकिन यह राहत तूफान से पहले की खामोशी थी। रात के करीब 2 बजे डॉक्टर जब दोबारा शांति देवी का चेकअप करने आए तो उनके होश उड़ गए। शांति देवी की सांसें उखड़ने लगी थी, नब्ज गिर रही थी। डॉक्टर ने मनोज को हिलाते हुए उठाया। मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, इन्हें तुरंत लखनऊ
गांव के किसी बड़े अस्पताल ले जाओ, वहां वेंटिलेटर हो। भागम भाग मची, जैसे तैसे रात में ही गाड़ी का इंतजाम किया गया। पहले पास के एक अस्पताल में ले गए पर वहां डॉक्टर नहीं था। फिर उन्होंने लखनऊ के प्रसाद हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन जब तक डॉक्टर शांति देवी की जांच करते बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, डॉक्टरों ने शांति देवी को मृत घोषित कर दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। रोते बिलखते मनोज और सुनीता अपनी मां के शव को लेकर वापस इब्राहिमगंज गांव पहुंचे। गांव वालों और रिश्तेदारों को यही लगा कि 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, अचानक तबीयत बिगड़ी और उम्र के तकाजे से मौत हो गई। किसी के भी मन में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन यानी 6 अप्रैल 2026 की शाम को रावत परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार शांति देवी की पार्थिव शरीर को घर के बाहर ही अपने एक खेत में दफनाया गया। सब कुछ शांत हो चुका था। साजिश रचने वाले मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि उसका काम तमाम हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितनी भी छुपा लो, सच अपनी राह ढूंढ ही लेता है। 7 अप्रैल 2026 की रात घर पर रिश्तेदार जुटे हुए थे और शांति देवी की अचानक हुई मौत पर चर्चा हो रही थी। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अजीब बात है, शांति देवी को तो कभी कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? यह बात मनोज के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। तभी उसे क्लिनिक के डॉक्टर की बात याद आई, जिन्होंने पूछा था कि इन्होंने घर पर ऐसा क्या खा लिया था। और तभी मनोज के जहन में 5 अप्रैल की रात का वो एक छोटा सा मंजर कौंध गया। उस रात जब सब कोई खाना खा रहे थे तो मां शांति देवी ने आधी रोटी खाने के बाद थूकते हुए मनोज से कहा था, बेटा आज रोटी का स्वाद बड़ा कड़वा और अजीब लग रहा है। उस समय मनोज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि बाकी सब ने वही रोटी खाया था। मनोज का माथा ठनका। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी के पास गया और पूछा, मां ने उस रात जो आधी कड़वी रोटी छोड़ी थी वो कहाँ है? शालिनी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, मैंने तो वो बची हुई रोटी बाहर सड़क किनारे फेंक दी थी। मनोज तुरंत बाहर गया लेकिन सड़क पर रोटी नहीं थी। तभी उसकी नजर घर के बाहर पड़े लाल बालू के ढेर पर पड़ी। मनोज ने देखा कि बालू के अंदर एक पॉलीथीन बैग दबा हुआ था। जब मनोज ने पॉलीथीन खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पॉलीथीन के अंदर वही आधी तोड़ी हुई रोटी रखी थी और साथ में रखी थी एक कीटनाशक दवा की खाली शीशी। दोस्तों, अब मामला पूरी तरह से घूम चुका था। मनोज दौड़कर घर के अंदर गया और पॉलीथीन शालिनी के सामने पटक दी। तुम तो कह रही थी कि रोटी बाहर फेंक दी, फिर यह बालू के ढेर पर कैसे अंदर मिली है? शालिनी घबरा जाती है लेकिन उसने तुरंत अपना बयान बदल दिया। मुझे क्या पता, हो सकता है कि अस्पताल में डॉक्टरों की गलती से मौत हुई हो। मुझ पर शक मत करो, खाना तो पूरे परिवार ने खाया था। लेकिन मनोज का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं माँ का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाऊंगा। फिर भी शालिनी सीना ठोक कर मुकरती रही। 9 अप्रैल 2026 को मनोज सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंचा। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए घर पर ही पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के प्रधान, बीडीसी सदस्य और मनोज के चाचा मौजूद थे। शालिनी से कड़ाई से पूछताछ हुई। शालिनी घूंघट काढ़े मासूमियत का नाटक कर रही थी, लेकिन तभी पंचायत में बैठा एक 20 से 22 साल का लड़का बुरी तरह कांपने लगा। वह लड़का था सतीश, मनोज की चचेरी बहन का बेटा। सतीश ने पंचायत के सामने जो खुलासा किया उसने शालिनी के पैरों तले जमीन खींच ली। मामी ने कुछ दिन पहले मुझसे 2 बार खेतों में डालने वाली जहरीली कीटनाशक दवाई मंगवाई थी। शालिनी ने तुरंत झूठ बोल दिया, मैंने तो वो दवाई अपनी नानी के लिए मंगवाई थी। मनोज चिल्लाया, तेरी नानी का घर तो 2 किलोमीटर दूर है, अभी उन्हें बुलाता हूँ। अब शालिनी पूरी तरह फंस चुकी थी। इसी दौरान चतुर गांव प्रधान ने चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन करके घूंघट में बैठी शालिनी के सामने रख दिया। प्रधान ने प्यार से फुसलाते हुए कहा, शालिनी डरो मत, जो सच है वो बता दो, हम तुझे बचा लेंगे। और तभी शालिनी का सब्र टूट गया। उसने जो कबूलनामा किया उसे सुनकर पंचायत में बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी ने रोते हुए कबूल किया कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मनोज की अपनी सगी बहन सुनीता का बेटा करण था। वही करण जो रिश्ते में शालिनी का भांजा लगता था। शालिनी ने बताया कि वह और करण पिछले 2-3 महीने से अवैध रिश्ते में रह रहे हैं। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को एक एक करके खत्म करने का खौफनाक प्लान बनाया था। करीब 10 दिन पहले सतीश से लिक्विड जहर मंगवाया था जिसे मां की चाय में मिलाना था, लेकिन उस दिन उन्होंने चाय नहीं पी थी। फिर 4 फरवरी 200 का पाउडर वाला कीटनाशक मंगवाया। 5 अप्रैल की रात मैंने वही जहर सब्जी और रोटी में मिलाकर माँ जी को खिला दिया। हमारा प्लान था कि पहले सास को मारेंगे, फिर ससुर को और आखिरी में पति मनोज को, ताकि पूरा परिवार और जायदाद हमारी हो जाए और हमें रोकने वाला कोई न हो।
दोस्तों 10 अप्रैल 2026 मनोज सीधे काकोरी थाना पहुंचते हैं। पंचायत का रिकॉर्डिंग वीडियो आधी रोटी और जहर की शीशी पुलिस के हवाले कर दी गई। पुलिस ने तुरंत शालिनी और करण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो जमीन के 6 फीट नीचे दफन था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर काकोरी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टरों की टीम इब्राहिमगंज के उस खेत में पहुंची। कब्र के चारों तरफ सैकड़ों गांव वालों की भीड़ जुट चुकी थी। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दफनाए जाने के 6 दिन बाद शांति देवी का शव कब्र से निकाला गया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक मामी और भांजे के बीच इस तरह के हैवानियत रिश्ता कैसे शुरू हो गई। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। 20 से 22 साल का करण 10वीं तक पढ़ा था और काम के सिलसिले में इराक चला गया था। जनवरी 2026 में वह इराक से भारत लौटा। जब वह अपनी नानी शांति देवी से मिलने इब्राहिमगंज आया तो उसकी मुलाकात अपनी मामी शालिनी से हुई। मनोज अक्सर खेतों और सब्जी बेचने के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। मानसिक रूप से बीमार पड़ा भाई और बुजुर्ग ससुर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर करण और शालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हंसी मजाक से शुरू हुआ सिलसिला फोन नंबरों के आदान प्रदान और घंटों की रासलीला तक पहुंच गया। लेकिन 70 साल की शांति देवी को अपनी बहू के चाल चलन पर शक होने लगा था। मनोज को भी जब भनक लगी तो उसने करण को घर आने से मना कर दिया और शालिनी का मोबाइल पटक कर तोड़ दिया था। पर इश्क और हवस का भूत इस कदर सवार था कि करण ने शालिनी से बात करने के लिए अपने दोस्त सतीश के फोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब शांति देवी की पाबंदियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो शालिनी और करण ने रास्ते का सबसे भयानक काटा मानकर शांति देवी को ही हमेशा के लिए सुलाने का मन बना लिया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकाले जिसमें शालिनी और करण के बीच हुई घंटों की बातचीत के पुख्ता सबूत मिला। काकोरी पुलिस ने कड़ाई के साथ पूछताछ के बाद शालिनी और उसके प्रेमी भांजे करण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न सिर्फ एक बेकसूर 70 साल की बुजुर्ग महिला की जान ले ली बल्कि पूरे रावत परिवार की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। शालिनी का 3 साल का मासूम बच्चा आज अपनी मां के खौफनाक गुनाह और बाप के आंसुओं के बीच दर दर भटकने को मजबूर है। दोस्तों काकोरी के इस दिल दहला देने वाले मामलों पर आपकी क्या राय है? क्या शालिनी और करण जैसे कातिलों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।